पाकिस्तान की तारीख में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो ताकत, पैसा और इसरार का दूसरा नाम है, और उनमें से एक नाम है सेठ आबिद। कुछ लोगों के लिए वो कराची के बेताज गोल्ड किंग थे, जबकि रियासत के लिए वो एक ऐसा भूत थे जिसे पकड़ना समझे नामुमकिन था। तो आइए आज इस शख्स की कहानी में उतरते हैं जो एक ही वक्त में मुजरिम भी था और मसीहा भी। मैं खादिम हूं, मुजरिम नहीं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये सेठ आबिद का अपने ऊपर लगे हर इल्जाम का जवाब था, और शायद उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा भी। तो क्या वो वाकई ये खिदमत करने वाले थे, या फिर ये एक शातिर मुजरिम का दिफा था? इसी सवाल का जवाब आज हम तलाश करने निकले हैं। जरा इन तारीखों पर एक नजर डालें। 1958 में सोने के साथ गिरफ्तारी, 1974 में रियासत का दुश्मन करार, और फिर अचानक 1986 में उसी मुल्क की पार्लियामेंट वोट देकर उनका सोना उन्हें वापस कर देती है। मतलब एक मुजरिम, एक गद्दार और फिर एक कौमी हीरो, ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस नाकाबिले यकीन सफर की गुत्थी सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1950 की दहाई के कराची से। ये वो दौर था जब सेठ आबिद ने अपनी पहचान बनाना शुरू की थी, एक ऐसे पुरस्कार ऑपरेटर के तौर पर जो बंदरगाह के शोर में एक भूत की तरह काम करता था, नजर आए बगैर और पकड़े गए बगैर। कानून से बच निकलना तो जैसे उनका फन था। जरा तसव्वुर करें, कसूर में पुलिस का घेरा तंग होता है, लेकिन सेठ आबिद 45 सोने की ईंटें वहीं छोड़कर अंधेरे में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यही खेल उन्होंने दिल्ली में दोहराया। वो हमेशा हमेशा एक कदम आगे थे, यहां तक कि जब इंटरपोल ने उन्हें अपनी रेड लिस्ट में डाला, वो तब भी एक साया ही बने रहे, कानून की गिरफ्त से कोसों दूर। लेकिन सेठ आबिद ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी आलमी सल्तनत खड़ी की थी जिसकी जड़ें कराची से दुबई, दिल्ली और लंदन तक फैली हुई थी। आइए देखते हैं कि ये नाकाबिले तस्खीर नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था। उनके ऑपरेशन की बुनियाद कोई गैंग नहीं, बल्कि उनका अपना खानदान था। ये एक आलमी कॉरपोरेशन की तरह काम करता था। कंट्रोल सेंटर कराची में था, जहां सेठ आबिद खुद हर चीज की निगरानी करते। दुबई में उनके भाई हाजी अशरफ अरब शेखों से सोने का सौदा करते। दिल्ली में दामाद गुलाम सरवर उस सोने को मार्केट में बेचता, और लंदन में बैठकर एक बरतानवी साथी चार्ल्स मिलोनी पूरी दुनिया पर नजर रखते हुए अगले बड़े मंसूबे तैयार करता। हर कड़ी दूसरी से मजबूती से जुड़ी हुई थी। उनका तरीकाकार शतरंज की बाजी जैसा था। सोना दुबई से छोटी माहीगीर कश्तियों में समंदर के रास्ते आता। जब ये कश्तियां कराची पोर्ट पहुंचती तो कस्टम एहलकारों को जाली दस्तावेजात के जाल में उलझा दिया जाता। जब तक वो कागजों की जांच करते रहते, असल सोना खुफिया रास्तों से शहर के अंदर उनके गोदामों में महफूज हो चुका होता। ये स्मगलिंग से बढ़कर था, ये पूरे निजाम को मात देने का एक फन था। और यहां से कहानी एक धमाका खेज मोड़ लेती है। अब हम उन पर लगे सबसे संगीन इल्जाम पर बात करेंगे, जिसके मुताबिक सोना तो सिर्फ एक पर्दा था, असल मिशन तो कुछ और ही था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी जराइम की दुनिया के पीछे एक खुफिया कौमी खिदमत भी छुपी हुई थी? यहाँ आकर ना कहानी दो धारी तलवार बन जाती है। एक तरफ वो एक आलमी स्मगलर थे जो कानून तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि वो रियासत पाकिस्तान के लिए एक खुफिया जंग लड़ रहे थे। दावा किया जाता है कि जब दुनिया ने पाकिस्तान पर एटमी टेक्नोलॉजी के दरवाजे बंद कर दिए थे, तब सेठ आबिद ने ही अपने समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करके फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के अहम पुर्जे कराची पहुंचाए थे। क्या ये सच था? अब आते हैं इस लम्हे पर जब रियासत उनके खिलाफ हो गई। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें पकड़ने के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक का आगाज किया। 1974 में जब भुट्टो हुकूमत ने लाहौर में उनके घर पर छापा मारा, तो जो दौलत मिली वो होश उड़ा देने वाली थी। 1 करोड़ 25 लाख रुपए नकद। उस जमाने में ये एक नाकाबिले तसव्वुर रकम थी। साथ ही 40 लाख का सोना, 20 लाख की स्विस घड़ियां और दर्जनों कीमती असील घोड़े भी मिले, जिनके बारे में शुबा था कि वो सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल होते थे। भुट्टो हुकूमत ने सेठ आबिद को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खुसूसी अदालतें कायम की गईं, फौज, पुलिस और रेंजर्स पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमें बनाई गईं, और इंटरपोल को भी हरकत में लाया गया। ये एक शख्स के खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी की जंग थी। और फिर जब लग रहा था कि खेल खत्म हो गया, कहानी ने ऐसा पलटा खाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम अब रियासत का सबसे बड़ा असासा बनने वाला था। पाकिस्तान में हुकूमत बदली और सेठ आबिद की किस्मत भी। जनरल जियाउल हक के इख्तदार में आते ही सेठ आबिद ने खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। और फिर कमाल देखें, चंद ही महीनों में वही फौजी हुकूमत जिसके पेशरो उन्हें ढूंढ रहे थे,
उनके हस्पतालों के लिए दिए गए अतियात पर उनकी तारीफ कर रही थी। उनकी शबीहा रातों रात एक मुजरिम से एक अजीम मुहिब्बे वतन में बदल दी गई। ये तब्दीली नाकाबिले यकीन हद तक तेज और मुकम्मल थी। जो शख्स कल तक पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड था, आज उसे कौमी एजाज़ात से नवाजा जा रहा था। वही रियासत जो उसे जंजीरें पहनाना चाहती थी, अब उसके गले में हार डाल रही थी। इक्तिदार बदलते ही खेल के सारे उसूल बदल चुके थे। तो आखिर में आइए उनकी पेचीदा और मुतजाद मेरास का जायजा लेते हैं और हतमी फैसला खुला छोड़ देते हैं। तो आखिर में हमारे पास सेठ आबिद की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो एक आलमी स्मगलर है जिसका नाम पनामा लीक्स जैसी आलमी तहकीकात में भी सामने आया, और दूसरी तस्वीर में वो एक अजीम समाजी खिदमतकार है जो खामोशी से अस्पताल और फिलाही इदारे बना रहा है। वो बेवक्त एक किंग पिन भी था और एक हीरो भी। तो इस पूरे तज्जिए के बाद मरकजी सवाल वहीं का वहीं है, सेठ आबिद आखिर थे कौन? तो क्या वो एक ऐसे मुहिब्बे वतन थे जिन्होंने मुल्क के लिए कानून तोड़ा, या वो एक शातिर मुजरिम थे जिन्होंने अपनी दौलत के बल पर अपनी निजात खरीद ली? सेठ आबिद की मिरास यही सवाल है, और इसका फैसला शायद तारीख नहीं बल्कि हर सुनने वाला खुद करेगा।